हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से झारखंड इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगी। यदि हम झारखंड के इतिहास के विषय में बात करते हैं तो उसमें रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान देखने में आता है और इसकी क्या महत्व रही थी, इसके विषय में आगे आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करूंगी। यदि हम रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में बात करते हैं तो ये 1940 में बुलाई गई थी और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ये ऐसा कुछ नहीं था कि ये रीजनल कांग्रेस अधिवेशन रहा हो। उस समय प्रत्येक वर्ष जो है भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता था और उनमें से रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन भी रहा था। झारखंड के इतिहास में अगर हम महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो इस महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940। वास्तव में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन ने 1940 न सिर्फ भारतीय परिदृश्य में बल्कि वैश्विक परिदृश्य में झारखंड के रामगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के संदर्भ में अध्ययन करने के पूर्व हमें वैश्विक परिदृश्य में उस समय की राजनीतिक घटनाओं पर एक नजर यहां डालना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन में पृष्ठभूमि में कौन कौन से कारण रहे थे। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के समय वैश्विक परिदृश्य में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से पूरा विश्व प्रभावित था और इसी विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि और परिदृश्य में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 का आयोजन किया गया था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के समय आयोजन की जब रूपरेखा तैयार की जा रही थी उसी समय वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा पोलैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई थी और साथ ही साथ जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर युद्ध थोप दिया गया था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 की जब रूपरेखा तैयार हो रही थी, इसके आयोजन को लेकर व्यवस्था की जा रही थी, उस समय रामगढ़ क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुका था क्योंकि यहाँ इटली के युद्ध बंदियों के कैंप स्थापित किए गए थे जिससे वैश्विक परिदृश्य में रामगढ़ अपनी पहचान कायम कर चुका था। रामगढ़ कांग्रेस 1940 के आयोजन के समय तक संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी युद्ध की विभीषिका को देख चुका था और इस युद्ध के संदर्भ में अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शांतिपूर्ण हथियारों की भूमिका को जान चुका था और यही कारण है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 की आयोजन की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा था कि किस प्रकार भारत भविष्य में युद्ध जैसी विभीषिका से अपने आप को बचा सके तथा वैश्विक परिदृश्य में किसी दूसरे राष्ट्र के हित के लिए अपने शोषण से बचाव कर सके। रामगढ़ में आयोजित रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 का महत्व झारखंड के लिए बहुत अधिक है क्योंकि झारखंड में कांग्रेस अधिवेशन के रूप में आयोजित यह प्रथम और एकमात्र अधिवेशन है। इस अधिवेशन का आयोजन रामगढ़ में 19 से 20 मार्च को किया गया था। यदि यहाँ पे हम बात करें कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किनके द्वारा की गई थी तो हम ये देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चयनित मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। यह हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था क्योंकि उनका चयन निर्विरोध नहीं हो पाया था। इस पद के लिए उनके साथ ही साथ मानवेंद्र नाथ राय दावेदार रहे थे जो उस समय के क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान रखते थे। अध्यक्ष पद का चुनाव की प्रक्रिया में सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। मतगणना में मौलाना अबुल कलाम आजाद को जहां 1864 मत प्राप्त हुए थे वहीं मानवेंद्र नाथ राय को 183 मत प्राप्त हुए थे। अगर हम मौलाना आजाद के झारखंड के संबंध को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व भी मौलाना आजाद का संबंध झारखंड से रहा था।
जब वे रांची में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1916 से 1919 तक नज़रबंद किए गए थे। अगर हम रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले नेताओं के संदर्भ में विचार करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त उस समय के लगभग सभी नेताओं के द्वारा इस सम्मेलन में शरीक हुआ गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज, सरोजनी नायडू, अब्दुल गफार खां इत्यादि इनमें प्रमुख रहे थे। आगे यदि हम और इसके विषय में और अधिक चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के आयोजन को लेकर काफी अनिश्चित वातावरण था। इस अधिवेशन को लेकर कोई निश्चित मत नहीं था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कुछ लोगों का यह विचार रहा था कि इस समय अधिवेशन का आयोजन किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन काफी विचार विमर्श के उपरांत नेताओं के द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। यदि हम रामगढ़ के अधिवेशन स्थल के चयन के विषय में बात करते हैं तो इससे हमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष आते हैं, जिसमें हम यह देखते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राम नारायण सिंह रहे थे, जिन्हें हम छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जानते हैं, और इनका उल्लेखनीय प्रयास रहा था रामगढ़ के अधिवेशन स्थल के चुनाव के संदर्भ में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की पृष्ठभूमि में राम नारायण सिंह के योगदान के संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का उदाहरण हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि छोटा नागपुर के लोगों का, विशेषकर हजारीबाग के बहादुर कांग्रेसी राम नारायण सिंह का बहुत जोर था कि कोई स्थान छोटा नागपुर में ही चुना जाए, और हम लोगों ने अंत में हजारीबाग जिले के रामगढ़ को ही पसंद किया। अधिवेशन के लिए पहले सोनपुर का चुनाव किया गया था, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मेला आयोजन के लिए विख्यात है। इसके अतिरिक्त राजगिरी के नाम पर भी विचार किया गया था। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि फुलवारी शरीफ के नाम पर भी विचार किया गया था, किंतु विभिन्न कारणों से इन स्थानों पर अधिवेशन का आयोजन का विचार अंतिम स्वरूप नहीं ले सका था। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन की पृष्ठभूमि में रामगढ़ का ग्रामीण परिवेश भी रहा था। और अधिक यहाँ पे यदि हम बात करें रामगढ़ अधिवेशन स्थल के लिए चुनाव के संदर्भ में कौन से तथ्य रहे थे, तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में गांधी जी ने 1934 में ही यह विचार प्रकट किया था कि कांग्रेस का अधिवेशन ग्रामीण परिवेश में कराया जाए, और गांधी जी के इस सुझाव पर पहला ग्रामीण कांग्रेस का अधिवेशन हम देखते हैं कि फैजपुर में आयोजित हुआ था, और इसके बाद हरिपुरा और त्रिचुरी में भी कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। और इसी क्रम में रामगढ़ के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए कांग्रेस के 53rd अधिवेशन के लिए रामगढ़ का चुनाव किया गया था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस सब बातों का उल्लेख किया गया है कि वे रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, परंतु अधिवेशन की सफलता के लिए उन्होंने स्वागत समिति का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया था, और यही कारण है कि उन्होंने अंतिम समय में अपना स्वागत भाषण पटना से रामगढ़ आने के क्रम में रजौली डाक बंगला में तैयार किया था। रामगढ़ के विशेषता के विषय में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि झारखंड के दो प्रमुख शहरों हजारीबाग और रांची के मध्य स्थित होने तथा सड़क एवं रेल दोनों ही यातायात साधनों के द्वारा यहां पहुंचने की सुविधा को देखते हुए इसका चयन किया गया था, और यही कारण है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में शामिल होने के लिए रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी रेल से उतरे थे तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची रोड स्टेशन से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। उस समय रामगढ़ एक मनोरम स्थल था, क्योंकि वहां का मौसम बहुत अच्छा रहता था, बहुत अधिक गर्मी वहां नहीं पड़ती थी। यही नहीं, कांग्रेस के लिए अधिवेशन स्थलों के वास्तुकार रामदास गुलारी के द्वारा भी रामगढ़ के चयन पर अपनी सहमति दी गई थी। अगर हम सम्मेलन स्थल पर किए गए निर्माण पर ध्यान दें तो हम यह देखते हैं कि कांग्रेसी नेता मौलाना मजहरुल हक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सम्मेलन स्थल का
नामकरण मजहर नगर के रूप में किया गया था। अगर हम सम्मेलन में आयोजित स्थान के मुख्य द्वार की बात करें तो इस मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बिरसा द्वार रखा गया था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में जहां स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे थे, वहीं उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद बनाए गए थे। साथ ही साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा को स्वागत समिति का महासचिव बनाया गया था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के सम्मेलन के आयोजन में कॉटन मिल के मालिकों के द्वारा बिजली व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। गया और भागलपुर नगर पालिका के अभियंताओं के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी। इस सम्मेलन के स्थल को वास्तुकार और युवा इंजीनियर रामजी प्रसाद वर्मा के द्वारा तैयार किया गया था तथा सम्मेलन स्थल को तैयार करने की जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद के करीबी अंबिका कांत सिंह को दी गई थी। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के सम्मेलन स्थल पर चरखा संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण के द्वारा खादी और ग्राम उद्योग के प्रदर्शनी लगाई गई थी तथा इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा करवाया गया था। यदि हम यहाँ पे विवर्णिका के विषय में बात करें तो विवर्णिका भी तैयार करवाई गई थी इस अधिवेशन के लिए। इस विवर्णिका का संपादन जयचंद विद्यालंकर के द्वारा किया गया था तथा इसमें उनकी मदद जो है उनके शिष्य वीर सेन के द्वारा की गई थी। आगे यदि हम बात करें इस विवर्णिका के विषय में तो हम देखते हैं कि इस विवर्णिका का प्रकाशन रामलोचन शरण बिहारी द्वारा किया गया था। यहाँ पे यदि हम देखते हैं और अधिक कि इसके विषय में कि क्या कार्य किए गए थे तो चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो कोलकाता आर्ट्स स्कूल के उप प्राचार्य थे, उनके द्वारा सम्मेलन स्थल पर बिहार की गौरवपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूं और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।